हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे उद्देशिका और नागरिकता, यानी कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड, और साथ ही साथ नागरिकता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे रिगार्डिंग हम 40 MCQ लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जो भी एग्जाम्स पे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं वो मैंने पूरी कोशिश की यहाँ से आपका कवर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। यानी यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इन 4 शब्दों को विचारानुसार क्रम आपको देना है। देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको हमारे जो संविधान के उद्देश्य क्या आपको याद होना चाहिए। उसको कैसे आपको पता है कि स्टार्टिंग क्या होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सबसे पहले बात करें तो सार्वभौमिक आएगा, जिसको हम कह सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद हमारा समाजवादी, यानी कि 3 के बाद 1 आएगा। तो 3 के बाद 1 हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में मिल रहा है, जो कि हम ऑप्शन 1 को टिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं पूरा पढ़ देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक यहाँ पे कह सकते हैं प्रजातंत्रात्मक। तो हम यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, जो कि 3, 1, 4, 2 सही होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 3। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है, आर्टिकल 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो आपको पता है कि 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक शब्द मिल रहा है वो, और साथ ही साथ एक शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कि पंथ निरपेक्षता यहाँ पे दिया गया, जो कि कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे अखंडता नहीं दी गई, लेकिन आपको याद रखना है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन बी को, फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत का गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था इससे पहले, जो मैंने हम लोग वीडियो देखा था वो क्या था, तो विदेशों से लिए गए जो स्रोत थे, यानी कि भारत के संविधान का स्रोत के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस से ली गई है। और भारत में एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो सही आंसर हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को, यानी कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है इसका सही भाव व्यक्त करता है, क्या होगा सही आंसर। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या था, तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं है, हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, यही होता है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। यानी कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। तो ऊपर का तो 3 शब्द आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये सब तीनों तो मिल ही गया था। लेकिन लोक कल्याण की बात कहीं भी नहीं की गई है। ठीक है, लोक कल्याण की बात कहीं भी नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए
एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये बात तब की है इन री बेरुबारी 1960 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा लिया था कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। इसके न रहने पर इसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्धारण को उलटते हुए यह मत दिया था कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है और संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसी के अंतर्गत कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ पे आपसे पूछा रहा कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए संघात्मक संविधान की बात करें तो संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है। पहला होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा होता है संसदीय शासन प्रणाली। जो अध्यक्षात्मक सरकार होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, जो कि ये वर्तमान में हमारा यूएसए में लागू है। लेकिन अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें निहित होता है। और जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। सबसे पहले ब्रिटेन में ही इसका उदय हुआ था संसदीय शासन प्रणाली का, और वहीं से हमारा भारत भी इसे फॉलो करता है संसदीय शासन प्रणाली को। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था जो हमारे संविधान में नहीं है, विशेषता इसके बारे में नहीं है। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, संप्रभुता। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की। हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। कहाँ पे की गई है आपको बताना। प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका व्याख्या कहाँ किया गया? तो उसका व्याख्या किया गया मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इस सिद्धांत को किस नाम से हम जानते हैं? इस सिद्धांत को हम कहते हैं सार्वभौमिकता, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो ये सभी चीज़ें आपको पता होगा कि कौन सा विचार या फिर कौन सी चीज़ें कहाँ से ग्रहण किया गया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से है? तो आपको पता है कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया। हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो सिंपल से अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वो किस देश के संविधान से लिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए दिया गया सूची 1 सूची 2 में मिलान करके बताइए कि कौन सा जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया। सिंपल सी बात यहाँ पे कही जा रही है कि मूल अधिकार जो है, आपको पता है मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी हम ए का 2 के साथ मैच कर सकते हैं। ए का 2 के साथ 3 चीज़ें मैच हो रही है। चलिए शासन का संसदीय प्रणाली, देखिए संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यानी कि यू के यहाँ पे टिक करेंगे। बी का फर्स्ट के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है? बी के फर्स्ट के साथ यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, यानी सी का 4 के साथ। सी का 4 के साथ हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक अभी जस्ट हम
लोगों ने ऊपर में देखा आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 4 का 3 के साथ, 4 का 3 के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वो कहाँ पे वर्णित है या फिर कहाँ पे किस में है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है कि पहले तो यूएसए में था और यूएसए के संविधान से भारत ने भी इसको ग्रहण किया है, तो भारत और यूएसए दोनों में, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। देखिए भारत में अगर हम बात करें कि संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया, तो इस कंडीशन हम राइट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन ए को, कनाडा को। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप कल की वीडियो को देख सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है। यानी आपको ये बताना है कि न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। तो ये जो ग्रहण किया गया कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। भारतीय संविधान इतना बड़ा है, भारतीय संविधान कितना बड़ा होने का कारण क्या है, बृहद होने का कारण क्या है। तो इसमें यह है कि यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, यानी कि दोनों का संयुक्त रूप से कह सकते हैं, संयुक्त रूप का ये संविधान है, इस वजह से इतना बड़ा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। और यहाँ से मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस और बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इस क्वेश्चंस को वी आप लिख करके चलिएगा। देखिए भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि जी ऑस्टिन। ठीक है, जी ऑस्टिन ने एक और बात कही थी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा था। आई रिपीट, इन्होंने राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे केसी वियर के बारे में। तो केसी वियर ने क्या बात कही थी, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने 2 बात कही थी। पहला पॉइंट ये था कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था। इन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा था। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात कही थी कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे इनके बारे में आपको बता दूं कि सर आइजन जेनिंग्स जो थे, इन्होंने क्या बात कही थी कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा था। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। और नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि कथन ए में कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो ये बिल्कुल सही है कि ऊपर हम लोगों ने देखा भी था कि ऊपर में कहा गया था केसी वियर के द्वारा कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अर्धसंघात्मक का मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए तथा आर दोनों तो दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और ये यूएसए में जो कि अभी वर्तमान में प्रचलित है। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या सही आंसर क्या होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा कि इसमें एकल कार्यपालिका होता है और वो एकल कार्यपालिका कौन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, चलिए तो सही आंसर है ऑप्शन बी को टिक करेंगे। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से क्या मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि जो वंशानुगत शासन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये जो कि गलत है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो मैंने आपको इसके बारे में ऊपर बता दिया था कि संसदीय शासन जो प्रणाली है सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई और ब्रिटेन से ही ग्रहण किया गया इसको भारत में भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी ऊपर में बता दी है। आई होप कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप तो ऑलरेडी गेस कर ही चुके होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, केसी वियर ने ये बात कही थी। ठीक है, केसी वियर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनता। ठीक है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जो स्रोत है वो जनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, इन 4 पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए देखते हैं।
भारत एक लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही। और भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यानी कि चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये बात मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये बात किसने कहा था। ये जो बात कही गई थी किसके द्वारा कही गई थी, तो केसी वियर ने ही ये बात कही थी, ठीक है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, केसी वियर ने। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य के तथा कितने संघ राज्य बनाए। कितने राज्य और कितने संघ बनाए। जब राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो उस समय कितने राज्य और कितने संघ थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 राज्य और 14 संघ राज्य, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। 14 राज्य 6 संघ राज्य। चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है। संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो आर्टिकल 3 में अपने ऊपर में पढ़ा था कि नए राज्य के जो गठन से संबंधित बात की जाती है वो संसद गठन कर सकता है, आर्टिकल 3 के तहत। अगला प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का यूनियन कहा गया है, भारत का राज्यों का संघ कहा गया। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, प्रथम अनुसूची में। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या अगला प्रश्न ये कि सिक्किम भारत का सह राज्य बनाया गया था कब, यानी कि संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक सह राज्य, ध्यान दीजिएगा, एसोसिएट स्टेट के रूप में इसको कब बनाया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर आप अपने ऑप्शन डी को टिक किया तो आप गलत हैं। क्यों गलत है इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। वहाँ पर 35वें संविधान संशोधन के तहत सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट स्टेट के रूप में उसको शामिल किया गया था, दर्जा दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से विधिवत एक राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन के तहत उसको शामिल किया गया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा प्रदान की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ से मैं 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री, ठीक है, राजनीतिक जन्म पत्री को हम इंग्लिश में कह सकते हैं पॉलिटिकल होरोस्कोप, ठीक है, पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा दी गई थी किसके द्वारा। तो ये जो संज्ञा दी गई थी कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, के.एम. मुंशी, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब देखिए सुभाष कश्यप ने क्या कहा था, संविधान शरीर है तो जो इसकी उद्देशिका है उसकी आत्मा है, ठीक है, उसकी आत्मा। आई रिपीट, सुभाष कश्यप ने यह कहा था कि संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उसी तरह से भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, देखिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ जो बना पंजाब राज्य था उसके प्रकरण में उद्देशिका को क्या कहा था, संविधान का मूल आत्मा, ठीक है, मूल आत्मा। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो कि कह सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें बात कही गई है, उसको संविधान का आत्मा कहा था। आई होप कि ये बात आपने समझ लिया कि यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको बताया, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। बहुत सिंपल सी बात है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, एकल नागरिकता का संबंध जो कि ब्रिटेन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो अब इससे मुझे नहीं लगता कि आपको आंसर बताने की ज़रूरत होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि अगर आपने टेस्ट लगाया तो आउट ऑफ 40 से कितना स्कोरिंग आपकी रही है, ठीक है।
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। अब आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन है, अगर आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो राइट आंसर डेफिनेटली कर सकते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता प्रमुख स्रोत कौन है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था, बताइएगा। अगला प्रश्न ये कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? थर्ड पॉइंट ये कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? संसदीय, ध्यान दीजिएगा, संसदीय शासन प्रणाली। एक्चुअली 4 पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। क्या क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया लिखने में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? एक बार फिर से बताता हूँ, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे, ठीक है, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया था? तो आज की इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और इस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक के लिए माफी चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन रखिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।